हेलो बच्चों, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके अंदर अपन ने आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मींस आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ये अपन ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले हैं, आप दोनों आराम से देखिएगा, क्योंकि मैंने ठीक है लिखा इंग्लिश के अंदर है, लेकिन मैं हिंदी में बोलते हुए आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आपका ही चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यार, ठीक है। चलते हैं, देखो आगे। अब सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके अंदर आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल क्या है उसका, कि बढ़ेगी घटेगी कैसे, क्या क्या है उसकी, क्या क्या अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। मतलब मैं कहूंगा कि ये पढ़ने के बाद में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िएगा। अपन सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है रियल में। तो मैं यहां पर एक छोटी सी बात बोलूंगा, वो क्या कि पहली बात तो इसको आप आइसोलेटेड, जैसे अपन ने आयनन ऊर्जा आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर मेजर किया था, वैसे अपन इसको मेजर नहीं कर सकते। नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी है देखा जाए तो। फिर भी कुछ साइंटिस्ट ने इसको पोलिंग है, मूलिकन वगैरह है, ओल्ड्रेड वगैरह ने कुछ मेजरमेंट के कुछ इन्होंने इक्वेशंस वगैरह बताई है कि आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो किसी चीज की हेल्प लेकर के, ठीक है। अब आगे सुनो, है क्या चीज। मैं यहां पर एक छोटी सी बात बोलने वाला हूं, वो क्या कि जैसे कोई केमिकल कंपाउंड है ए और बी, ठीक है। यहां हो क्या रहा है कि आपको पता है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, अगर 11th के स्टूडेंट है तो, कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, ये इनके दोनों का एक इसका था, दोनों ने शेयरिंग करी, एक बॉन्ड बना लिया। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या है कि कर तो लिया शेयर्ड, उसके बाद में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अब अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर या एबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला है कि इट इज ए, मतलब ए क्वालिटेटिव मेजर, गुणात्मक इसका मापन कर रहे हैं। कैसे? एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट सैड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे भाई, मैं कह दूं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट सपोज कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, मैंने मान लिया ए से ज्यादा है बी की, तो हो क्या रहा है कि इस ए और बी का अगर बॉन्ड की कभी बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि बी के ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्सली पॉजिटिव। कुल मिला के इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और कुछ नहीं है, अट्रैक्ट ही किया है। समझ में आ रही है बात? कोई अपने अंदर लिया नहीं है, अट्रैक्ट किया बस, केवल। क्लियर हो गई बात यहां तक की? चलो, अब और क्या क्या बातें हैं इसके अंदर वो अपन देखने वाले हैं। अच्छा सुनो, ये सारी की सारी बातें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि वहां बात हर बार क्या आएगी? बॉन्ड पोलरिटी क्या आएगी, कि जब तक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाओगे ना, तो बात बैठने वाली नहीं है वहां पे, ठीक है। अच्छा सुनो, इसमें सबसे पहले मूलिकन ने क्या किया था कि कुछ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था कि सब फ्लोरीन की 4 होती है, वो सारी बातें। तो सबसे पहले अपन मूलिकन वाली बातें कर लेते हैं जो उन्होंने बताई थी। तो देखो, मैंने यहां पर 2 टेबल बना रखी है, वो टेबल क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ऑन पोलिंग स्केल अक्रॉस द पीरियड, और ये वाली क्या है? डाउन, मतलब फैमिली में डाउन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 4 होती है, याद रखना, अकॉर्डिंग टू द पोलिंग स्केल। उसके बाद में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन की कम होती जा रही है। मतलब मैं कहूं कि राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, याद रखने का तरीका इसका 4 है, तो इसमें कितना हो जाएगा? -0.5 कम करो तो कितना हो जाएगा? 3.5। इसका भी कम करो, कितना हो जाएगा? 0.5 कम करो, 3 हो जाएगा। फिर 0.5 कम करो, सब में 0.5 कम करते हुए चलो, तो बताओ 1 पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे अपन? बिल्कुल, 4 से 3.5, फिर 3, 2.5, 2, 1.5 और 1। इधर देखो, इसकी 0.9 है। अब इसमें प्लस 0.3 बढ़ाते चलो। ये मैं जनरल बता रहा हूं वैसे आपको, ये नहीं कि सर ऐसे ही होगा सब में, नहीं। इन दोनों के केस में याद करने का तरीका, क्योंकि अपने को बेसिकली ये याद रखना है। देखो, 0.3 बढ़ाया 1.2, फिर प्लस 0.3 बढ़ाया, मतलब 0.3 बढ़ाया है। क्या किया अपन ने? 0.3 बढ़ाया है, फिर 0.3 बढ़ाया है, फिर 0.3 बढ़ाया है। अब यहां पर 0.4 बढ़ा दिया, फिर 0.5 बढ़ा दिया है। लेकिन आपको जनरल याद रखना है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर हो गई? ऐसे ही देखो, फर्स्ट की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की बात करें तो इसकी 1 होती है, इसकी 0.9, 0.8 और 0.7 है। अगर मैं ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की और एटी की बात करूं, आयोडीन और एटी की बात करूं, तो यहां पर फ्लोरीन की 4 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर क्लोरीन की कितनी? 3, फिर इसकी 2.8, फिर 2.5 और फिर 2.2।
क्लियर हो गई बात। ये आपको वैल्यू सारी की सारी याद रखनी है। इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो आपको कभी भी याद करना हो कि साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, जनरल बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्शनल जो भी है वो बातें अपन करेंगे आगे। अब देखो अपन आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से ऐसे कारक है जो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज कि साहब जो परमाणु है उसका आकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे बेटा जी एक बात बता दो सिंपल सा, कि मैं कह रहा हूं कि टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब साइज बढ़ रही है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम हो रही है। सिंपल सी बात है। तो मैं यहां पर कह दूं क्या कि एटॉमिक साइज आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ईएन के हिसाब से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। समझ में आ रही बात। अच्छा, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिक क्या बढ़ाओगे तो अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि साइज छोटी होगी तो अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी। मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूं। तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसके प्रोपोर्शनल होगी। बिल्कुल समझ आना चाहिए भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है देखो सुनो, क्या होती है पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ी सी बात तो मैं वो कर लूं और उसके बाद में आगे की बात कर लेते हैं। पहले तो देखो मैं एक बात बोलता हूं आपको, वो समझो। जैसे मान लो बेटा कोई एटम है जेड, अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो जेड नेगेटिव बनेगा जी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो +1 इलेक्ट्रॉन, और इधर मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इसका निकाला है तो ये जेड क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और ये देखो अगर मैं जेड का जेड रखूं तो न्यूट्रल एटम हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये समझो आप अच्छे से। अच्छा, आपको ये पता है कि न्यूट्रल एटम की अगर साइज इतनी है तो इसकी साइज छोटी होगी, इसकी साइज बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो आप तो यहीं से अनुमान लगा लो, एक एटम है उसकी साइज के अकॉर्डिंग है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, थोड़ी देर पहले साइज की बात करी थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा, पहली चीज तो क्लियर करें। दूसरी बात, आप एक चीज देखो, जेड से जेड नेगेटिव, ये मैंने यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट किया है। और जेड से जेड पॉजिटिव, यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट किया अपने, आईपी को। मतलब एक ही चीज सारी क्लियर हो जाएगी, आईपी की भी बात कर लेती है, आईपी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी बात हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात हो रही है। यहां पे क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर इन्होंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन पे मैं +2 चार्ज लिख दूं, ऑक्सीजन पे मैं +1 चार्ज लिख दूं, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, इसकी +1 है, इसकी +2 है। तो आपको साइज के अकॉर्डिंग देख लो ना कि जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतना ही साइज छोटी होती जाएगी। तो अगर आपसे बोले कि साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, तो आप ये कहोगे कि नहीं कहोगे कि सर ऐसा होगा। तो बताओ ऑक्सीजन से स्टेट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रही है। मतलब कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि साहब Fe+3 और Fe+2 है, बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो आप कहोगे सर Fe+3 की ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे चल रहे हैं अपन, आगे बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, हालांकि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको इतना जरूर समझ में आएगा कि मैं यहाँ लिख दूँ क्या, EN प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर, बस उसको हाइब्रिडाइजेशन से ले लो। एक काम करो आप, तो बताओ एस कैरेक्टर का मतलब है कि एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी थी बातें, तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहेगा, और न्यूक्लियस के पास ज्यादा रहेगा तो बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कार्बन के केस की बात कर लूं कि कार्बन मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है, यहाँ और कम है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ होगा ज्यादा, यहाँ कम होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं कार्बन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, इसकी होती है 2.75, और इसकी होती है 2.5। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बाकी अपन हाइब्रिडाइजेशन से आगे सब देखते रहेंगे। थोड़ा सा याद रखना कि एस कैरेक्टर से बताया है सर ने, और ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है यहाँ पे, sp sp2 sp3। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, A B C D। और भी होते हैं बेटा, बातें तो खूब सारी होती है, लेकिन अपन जितना अपने को याद करना, जितना समझना, उतने अपन समझते हुए चल रहे हैं सारी की सारी बातें। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये सारी की सारी जो अपन यहाँ पे देखी है। अब अपन देखो आगे चलते हैं, 1 बाय 1 इसको आगे और डिस्कस करते हैं। अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बेस्ड ऑन द पोलिंग स्केल, पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को सेट कर रखा है। अब वो क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपको सबकी याद नहीं करनी है, मैंने आपको यहां इसलिए लिख दिया है सारी की सारी कि कम से कम एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रहे। तो देखो धीरे धीरे समझते हैं। मैंने यहां पर देखो रेड कलर का कुछ ऐसा दिखाया कि 3 से 4 के बीच में पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो देखो इतने 4 ही एटम है, 1 2 3 4, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है, या 3 या 3 से ज्यादा है। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है।
क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ ले ऐसा कि सब कौन सा है, तो आपको ध्यान में रहेगा तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो 2 से 2.9 के बीच में मैंने येलो वाले जो दिखा रखे हैं उनकी किसकी है, 2 से 2.9 के बीच में है। थोड़ा सा यहाँ विजुअलाइज करो कि जो नॉन मेटल्स है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। समझ में आ रही ना बात अच्छे से? तो एक दिमाग में बातें आएगी ना थोड़ी देर बाद में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आप कहोगे मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है, उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, मतलब उसकी धात्विक गुण कम है, अधात्विक गुण ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो। अच्छा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? एक जनरल बात करें, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी भाई साहब? डिक्रीज होगी। बिल्कुल देखो 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है क्या? जैसे बोरोन वाले केस में तो हमेशा ध्यान रखना आप क्या कि 2, 1.5, 1.6, 1.7 बढ़ रही है। अच्छा, इनके बढ़ने का रीजन क्या है वो सुनो। या तो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिट मतलब डी कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपको पता है यहां वाला जो आ रहा है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन की बात करें अपन? डी कॉन्ट्रैक्शन की। यहां जब आने लगी है तो उसकी कौन सी कॉन्ट्रैक्शन की बात करें? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर हो गई बात सारी की सारी? इन जनरल आप देख लो, जैसे इस केस में देखो ना आप कम होती जा रही है, इस केस में देखो या तो कम हो रही है या कांस्टेंट रह रही है। लेकिन इस केस में केवल यहां तक की बात है, वो जो ध्यान में रखना है कि हल्की सी मतलब लगभग बराबर सी है, ज्यादा फर्क नहीं है। अलग अलग बुक्स में दे रखा है, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 1.8 है, ये 1.9 है। ठीक है, बाकी और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको इतना ज्यादा। हाँ, इसकी थोड़ी सी मैंने आपको डिस्कस करवाई दी थी, हाइड्रोजन को छोड़ देना क्योंकि आपको पता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में होता है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आएंगे तो या तो कहीं बीच में कांस्टेंट रहेगी लेकिन कम ही होती जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें इसकी इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्लोरीन या आयोडीन दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया 1 by 1 जो भी है। अगर मान लो यहाँ पर चलो ब्रोमीन दे दिया, अब आपसे पूछ ले कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अरेंज करो, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तो आप उस तरीके से आराम से अरेंज कर सकते हो। मैं ये कहूंगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा याद नहीं करना है, आपको कुछ बातें जो मैंने यहाँ बताई है उन पर थोड़ा गौर फरमाना है। बाकी इससे पहले मैंने आपको एक टेबल बता दी है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है सारा का सारा। आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखो आगे। अब आगे की क्या कहानी है इसकी वो देखो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्या मैं लिख दूं क्या? मेटेलिक कैरेक्टर की बात अगर जब भी आ रही है, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब धात्विक लक्षण की बात आएगी तो कहोगे कि जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी धात्विक लक्षण उतनी ज्यादा होंगे। समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात। उसी को उठा करके अपन ने यहां रखा और कुछ नहीं किया है। अब आगे देखो बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकते हैं, मैं यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी बात कर सकता हूं। किसकी बात कर सकता हूं? बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो भी एक ही बात है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो 1 लिखूंगा मैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली जनरल बात करें तो बॉन्ड लेंथ कम ही होगी। समझ में आई बात? अब देखो ये बात करें, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं HF का और एक ले रहा हूं HI का। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1, इसकी 4, हाइड्रोजन की 2.1 और इसकी कितनी है 2.5। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है तो यहां पर इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी HF की ज्यादा है कंपेयर टू द HI। HF की बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू द HI। बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, चलते हैं देखो आगे। थर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अच्छा है, क्या है? बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि दो एटम है कोवेलेंटली बॉन्डेड है। जैसे मैं कह दूं कि ये दो एटम है, जैसे सपोज करो कि मान लो ये एटम है और ये एक एटम है दूसरा वाला, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अगर आपसे बोले कि साहब दोनों एटम सेम है, ए और ए है, सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं अपन, हमेशा ध्यान रखना। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ है ओवरऑल वो डी है। अब बताओ रेडियस की बात करेंगे तो अगर आपको किसी की भी रेडियस निकालनी होगी तो आप क्या बोलोगे? d/2 कर लोगे कि नहीं करोगे? यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहूं यहां पर कि अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो उनमें अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा तो थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ कम भी होगी, और फिर कितनी होगी वो सारी की सारी बात है। तो बस उन दोनों में सेम हो तो आराम से आंसर आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट हो तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं, शूमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला। वो कौन सा है? DAB = RA + RB - 0.09 अक्स से -XB। याद रखना ये डिफरेंस है, ये नहीं कि सर इसकी 4 इसकी 3 तो माइनस का मान लेते हैं, नहीं, ये डिफरेंस है। ठीक है, देखो क्या बोला है शूमेकर स्टीवेंसन ने, ये कह रहा है कि द रिडक्शन इन बॉन्ड लेंथ में रिडक्शन डिपेंड कर रहा है
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम बाय फॉलोइंग मैनर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। यहां पर आर ए क्या है, रेडियस है एटम की है, बी है, बी एटम की रेडियस है, एक्स ए और एक्स बी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो मैंने यहां पे आराम से लिखी हुई है। एक्स ए इज द ईएन ऑफ ए और एक्स बी इज द ईएन ऑफ बी। क्लियर है। मैंने यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो आपसे करवाया है, वो क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं अपन, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद में ये चीज क्लियर हो जाएगी, कौन सी वाली, कि वाकई में अपन ने जो ऊपर फॉर्मूला यूज में लिया है वो अपना सही है कि कैसे क्या है। ठीक है, देखो क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। अरे भाई इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या है, देखो सॉल्यूशन आपको करेगा कि इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 की बॉन्ड लेंथ दे रखी है, बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन की दे रखी है, ठीक है जी बात। फिर कर रखा है कि फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, HF की बॉन्ड लेंथ अपने को निकालनी है। तो बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे आपको, कि DHF निकालना है आपको, ये निकालना है वैसा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, RH प्लस RF माइनस 0.09, अक्स किसकी आ जाएगी, फ्लोरीन की आ जाएगी, और अक्स किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन की आ जाएगी। आ जाओ साहब, RS निकालने के लिए अब देखो एक ही है तो थोड़ी देर पहले कहा था इसको आधा कर दो, इनकी बॉन्ड लेंथ ही तो दे रखी है। तो बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ का आधा कर देते हैं, उसकी बॉन्ड लेंथ का आधा कर देते हैं, तो RH की वैल्यू कितनी हो जाएगी वैसा, 0.74 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.44 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.09, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 2.1। अच्छा ध्यान से सुनना, सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। कर लेते हैं सोल्व, कितना जाएगा जी, 0.37 प्लस 0.72 माइनस 0.09 इंटू 1.9, तो इसको गुणा भाग कर लेते हैं 1.9 को 0.9 से, सॉरी 0.09 से, तो 9 9 जा 81, 1 8 9 8 7, तो 3, तो 0.171, तो ये कितना आ गया जी। अच्छा इसको भी जोड़ लेते हैं अपन, तो 7 और 2 9, और ये कितना आ गया 10, तो 1.09 माइनस 0.171, तो इसको माइनस कर लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 0.919 एंगस्ट्रॉम के आसपास। सोल्व कर लो वैसा अच्छे से, कितना क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई थिंक अप्रोक्स अपन ने लिखा है कि इससे तो कम ही होगा, 0.919 के आसपास ही आएगा। 17 1 से 1 ठीक है, और 100 ठीक है, 0.919 आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर इसका, 0.919 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। पूछा भी ये है इन्होंने कि फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HF, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.919 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल समझ में आ रहा है, मतलब याद रखना शूमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला है, बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, कि अगर सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो फिर इस फॉर्मूले से अपन इसका आंसर निकालते हैं। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करने जा रहे हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की। उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। देखो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स में क्या है वो सुनो। जैसे मैं यहां पे बोलूं MOH, एक हाइड्रोक्साइड ये ले लिया मैंने, और एक ले लिया मान लो ZOH। ठीक है, अब देखो सुनो, यहां ये कहने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O का डिफरेंस अगर ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, समझ में आई बात। तो ये कहेंगे कि यहां पर होगा क्या, वो सुनो, कि ये जो टूटेगा वो कैसे टूटेगा, M प्लस और OH माइनस में टूटेगा। मतलब जिधर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आपको ज्यादा नजर आ रहा है वो वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। जैसे कि एग्जांपल ले लें अपन, यहां पर मैं ले लूं NaOH, तो देखो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 0.9, ये कितनी 3.5 और ये कितनी 2.1। तो यहां पर आपको पता है सोडियम वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये ब्रेक होगा तो कैसे होगा, Na प्लस और OH माइनस में। तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। बात क्लियर होगी अच्छे से। दूसरी जो चीज थी अपनी वो ये थी कि ZOH है। अब मैं कहूं कि यहाँ पे जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरे केस में मैं बात बोलूं कि जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ऐसा कुछ हो तो यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसा कुछ होगा जी वैसा प्लस H प्लस, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब मुझे इतना बताओ, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं ClOH, तो आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी 3.5 और इसकी कितनी है 2.1। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये आपको ज्यादा नजर आ रहा है कंपेयर टू दिस। तो बताओ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ClO नेगेटिव होगा और H प्लस होगा।
तो बताओ ये H प्लस दे रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल इजी सी बात है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये वाला डिफरेंस नजर आ रहा है आपको ज्यादा, ठीक है, तो बेस की तरह बिहेव करवाना है, और वो वाला नजर आ रहा है तो आपको एसिड की तरह बिहेव करवाना है। तो यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर मैं आपको यहां बता दूं कि 4 तरीके के जनरल अपन ऑक्साइड्स की बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। कौन कौन सी है बेटा? एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। एक करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। कौन से की? बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। एक करते हैं एम्फोटेरिक, उभयधर्मी ऑक्साइड्स बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एक बात करते हैं अपन यहां पे न्यूट्रल ऑक्साइड। किसकी करते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। आप चीजों को समझना एक बार अच्छे से कि एसिडिक का मतलब है कि जो ऑक्साइड्स, या मैं बोलूं कि जो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, या मैं कह दूं कि अगर इसको वाटर से रिएक्शन करवाएं तो ये H प्लस देवें, इसको वाटर से रिएक्शन कराएं तो ये OH देवें एक तरीके से। और एम्फोटेरिक का मतलब दोनों काम करें, वाटर से रिएक्शन कराएं तो OH भी दे सकता है, और क्या कर सकता है वो, मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो मतलब बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा है। तो वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। न्यूट्रल का मतलब दोनों की तरह बिहेव नहीं करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक का मतलब, जैसे CO2 की बात कर लें, NO2 की बात कर लें, N2O5 की बात कर लें, P2O5 की बात कर लें, दीज आर द एसिडिक ऑक्साइड। याद रखना नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक ही होते हैं, ठीक है। बेसिक का मतलब मेटल्स के ऑक्साइड, जैसे Na2 है, K2O है, Rb2O की बात कर लें, ठीक है, MgO की बात कर ले, दीज आर द बेसिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक में कौन कौन से आते हैं? जैसे देखो मैं आपको बताऊं, Al2O3 है, कुछ बातें कर लेते हैं, ZnO है, SnO2 है, SnO है, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मतलब दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और न्यूट्रल के अंदर आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, NO आता है और N2 आता है, दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स। यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो बात मैं बोलने वाला हूं ना वो इंपॉर्टेंट है सुनना। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा कैसा है? तो एक जनरल ट्रिक यूज में ले रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उस एलिमेंट के साथ में, जैसे मान लो मैं यहां पर एक बात बोलूं, जैसे सपोज करो ये सीजियम है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये आपका एल्यूमिनियम है, और ये आपका इधर आके अपन आगे चल लेते हैं, इधर मान लो कार्बन है। अब इन सबके ऑक्साइड्स है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सीजियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। एसिडिक कौन सा होगा? CO2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको क्लियर होगी। मतलब इजी सी बात है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं थी, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऑक्साइड्स की नेचर की बात कर रहे हैं। अब अपन देखो आगे की बात करते हैं इसकी बॉन्ड पोलैरिटी की। क्या है बॉन्ड पोलैरिटी, उसको देखते हैं। देखो बात कर रहे हैं बॉन्ड के पोलैरिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड पोलैरिटी की, मतलब बॉन्ड की ध्रुवीयता की। तो देखो सेम मेटल्स, सेम मतलब एलिमेंट्स के बीच में है तो बॉन्ड पोलैरिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि भाई साहब कौन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा? कोई नहीं करेगा। बिल्कुल समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि फ्लोरीन की बात करें तो कोई नहीं होगा। लेकिन मुझे इतना बताओ, अगर आपसे बोल दे कि HF, तो बताओ बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यहां पर पार्शियली नेगेटिव, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है? मतलब बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होगा उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चंस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। क्या क्या क्वेश्चन है देखो, 1 बाय 1 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड्स MOH M-OH हैव बीन प्रिपेयर्ड इन 2 बीकर, डिफरेंट बीकर में प्रिपेयर किया है। क्या क्या है ये कह रहा है? एक तो साहब हमारे पास में MOH है, कोई बात नहीं जी, अभी कर लेते हैं इसको सोल्व। एक है M-OH है, अलग अलग बीकर में ले रखा है। अब ये इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, M की दे रखी 3, तो M की 3 है, और M- की कितनी दे रखी है? 0.9, कोई बात नहीं, 0.9 है। इसकी ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5 लिखा हुआ है बाकायदा, और इसकी 2.1, तो इसकी 3.5 और 2.1। भाई मैं क्या, आप ही सोल्व कर लो अच्छे से। क्यों? कैसे? कि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है कि यहां ज्यादा नजर आ रहा है? भाई मुझे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहां डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है, तो जहां डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है उस बॉन्ड को ब्रेक करवा दो। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और यहां ज्यादा नजर आ रहा है तो ये ब्रेक करा दो। तो जब ये ब्रेक कराओगे तो यहां बनेगा MO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है वैसा? एसिडिक की तरह। और ये बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो M- पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, किसकी तरह बिहेव कर रहा है वैसा? बेस की तरह, क्योंकि OH दे रहा है। बिल्कुल क्लियर है, इजी सी बात है। अब ये पूछा है कि साहब क्या आंसर होगा, ये पूछा ना रेस्पेक्टिवली क्या होगा, ये ध्यान रखना। तो पहली बात तो एसिडिक वाले गलत, बेसिक वाले गलत, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बातें बोली और कोई है ही नहीं इतना कुछ। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है MOH को पहले लेना है अपने को, तो MOH क्या है? एसिडिक, तो एसिडिक को पहले लेना है।
तो एसिडिक को पहले और बेसिक को बाद में, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बात ध्यान देनी है क्योंकि अगले ने रेस्पेक्टिवली पूछा तो रेस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं अपन। क्लियर होगी बात। अब देखो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द एलिमेंट्स। अगर आपको पोलिंग स्केल वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का ऑर्डर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होंगी। इन्होंने कहा है PSI AL Mg और ये, तो ना मांगू आलू सीरा पुड़ी, तो इतना ही है, आगे कुछ बोला ही नहीं, खालू अगर कुछ बात करी नहीं है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर वो नहीं है, हाफ फिल फुलफिल की बात नहीं है, जेड इफेक्टिव से आंसर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखो आप आंसर कौन सा आएगा। तो कहने का मतलब थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसको तो मैं वैसे ही काट देता हूं साहब। अब यहां देखो फोस्फोरस के बाद में ऐसा ही आ रहा है, यहां पर एल आ रहा है, तो फोस्फोरस के बाद में का मतलब फोस्फोरस से कम कौन है, ऐसा ही। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी सी बात है, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है। यहां पे चलते हैं, देखो आगे। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुनो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड्स। बेसिक नेचर ऑक्साइड्स की बात करिए तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, ऑक्सीजन से डिस्टेंस बढ़ाते चलो, बेसिक नेचर इंक्रीज करते चलो। तो इन्होंने क्या लिया है कि एक तो लिया है इन्होंने सोडियम, ठीक है जी भाई साहब, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर पोटेशियम। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, बेसिक पोटेशियम। सबसे कम होगा Al, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम होगा, तो ये रहा। सबसे कम Al होगा, मतलब ये दे रखा है इसका मतलब ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात। इतनी कोई हार्ड चीजें नहीं है, मतलब अब आराम से डिस्कस करते हुए चलो, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आप जितना पढ़ाया है उसको वापस देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गलत नहीं होगा, जहां तक इतना पढ़ाया है उसमें से बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हुई बात। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।